जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो पावर ऑफ थॉट क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, यानी विचारों की शक्ति और अखंड भारत का निर्माण। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी, आईएएस एंड अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दिए। 4 अटेम्प्ट में हर बार प्रिलिमिनरी क्लियर किया और मेंस दिया। आपको पता है प्रिलिमिनरी में बहुत वास्ट एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, और मेंस के लिए, क्योंकि मेंस सब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर बहुत इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी होता था, पर जिस सब्जेक्ट ने उस वक्त मुझे बहुत फैसिनेट किया वो था भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, इतने जेम्स हैं कि मैं आज एक फैसिनेटिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं अपनी जो फैसिनेशन है उसको आपके साथ बेसिकली शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, हम शुरू करते हैं शुरू से। हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन हम ये शुरू करते हैं कि ये भारत का स्टार्ट कहाँ से हुआ। दोस्तों, सबसे पहले प्री हिस्ट्री की बात होती है। जब भी हम खोजना शुरू करते हैं, पीछे से पीछे चले जाते हैं, तो सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज। ये 2 लाख साल से 8000 बीसीई तक का है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा। जो आज जैसे 2022 है, 2022 से हम पीछे जाएं 2022 साल, तो एक आ जाएगा। दोस्तों, एक से जब हम पीछे जाते हैं तो एक है वो 1 सीई है, 1 कॉमन ईरा। उससे हम पीछे जाएंगे तो बिफोर शुरू हो जाएगा, तो 1 बीसीई, 2 बीसीई, इस तरह से पीछे 8000 साल उससे पीछे जाएंगे तो 8000 बीसीई तक पेलियोलिथिक एज थी। पेलियोलिथिक एज में भारत में जो लोग थे वो फूड गैदरर होते थे और छोटी छोटी टोलियों में रहते थे, और एनिमल्स की स्किन को काट करके उनको अपने कपड़े के तौर पे यूज़ करते थे, और पेड़ों की पत्तियों को यूज़ कर लेते थे। ये उनका काम था। और जो हथियार जिससे वो शिकार या कुछ भी करते थे वो नॉर्मली पत्थर होते थे। पत्थरों को तोड़ा और जो पत्थर हाथ में आ जाए उसको इस्तेमाल कर लेते थे। रफ रफ होते थे। मीजोलिथिक एज जो 8000 से 4000 साल पहले तक, यही फूड गैदरिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी एफिशिएंट हो गई थी और बहुत फर्क नहीं था। थोड़े से टूल्स बढ़िया हो गए थे। उसके बाद में हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं। दोस्तों, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण युग। इस टाइम पे इनका थोड़ा सा बेटरमेंट हो गया था। कुछ इन्होंने हथियारों में हैंडल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। खुदाई के लिए इनके पास में हथियार बन गए थे। इन्होंने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था। इन्होंने कुछ प्लांट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने लग गए थे, स्टेबल जगह पे जहाँ पे की ज़मीन उपजाऊ थी, पानी की व्यवस्था थी। पहिए का निर्माण इन्होंने कर लिया था। इन्होंने कुछ पॉटरी बनानी शुरू कर दी थी, जैसे ओसीपी आपने सुना होगा, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ये सब इन्होंने शुरू कर लिया था बनाना। और एक स्टेबल लाइफ, एक तरह से हम कहेंगे कि स्टार्टिंग लेवल पे एक गाँव की व्यवस्था शुरू करती थी, लेकिन कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस टाइम था नहीं। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 बीसी में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली इंडस वैली के आसपास है, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ पंजाब में है, सुक्ता जिंदर, देन कालीबंगन राजस्थान में है, बनवाली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में। इस तरह से बहुत जगह पर ये पाया जा रहा है। जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा रावी नदी के पास है और मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के पास में है, सिंधु नदी। जो हड़प्पा है दोस्तों, उसमें बहुत सारे लोग कल्टीवेशन नहीं करते थे। वो बेसिकली ट्रेड रूट के बीच में आता है। जम्मू एक तरफ हो गया और एक तरफ वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए जो, और वो आज भी वो ट्रेड रूट चलता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग वो उसकी सुविधा में ही काम करते हैं। जैसे एडमिन में काम कर लिया, कोई क्राफ्ट एंड आर्ट बना दिया, कोई ट्रेडिंग का काम कर लिया। मैक्सिमम लोग इस तरह का काम करते। तो इस तरह का एक अर्बन सेंटर था। जहाँ तक मोहनजोदड़ो की बात है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और एक बहुत ही डिफाइंड और प्लान्ड सिटी के तौर पे सामने आया है, और उसमें लोग बहुत सालों तक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 35,000 लोग रहा करते थे, और वो काफ़ी टाइम तक रहे हैं, क्योंकि जो खुदाई हुई है उसमें पाया गया है कि जो घरों की ऊंचाई है वो 75 फुट तक है। मतलब घर टूट जाते थे, उनके ऊपर फिर वो दोबारा बनाते थे, फिर और ऊंचा कर लेते थे, फिर समतल करके फिर ऊंचा। इस तरह से वो 75 फीट तक वहाँ पर खुदाई के दौरान घरों की बेसिस मिले हैं।
और दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई और जो स्क्रिप्ट हुई है, स्क्रिप्ट मिली है, जैसे पत्थरों पे कुछ खुदाई करके लिखा है, वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, तो इसलिए उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैदिक काल की। 500 से 1500 BCE ये वैदिक काल का टाइम है। वैदिक काल में हमें ज़्यादातर जानकारी वेदों से मिली है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर वेदांग हो गए, फिर दर्शन शास्त्र हो गए, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, ये सब चीज़ें, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये सब उस काल की पुस्तकें हैं जिनसे हमें उस समय का मिलता है जानकारी। और दोस्तों उसके बाद हम लेटर वैदिक में आते हैं। जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें ब्राह्मण्स हैं, पुराण्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम जो ये लोगों की बस्तियां थी, ये क्लैंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, और उन क्लैंस का जो वंश थे उनके आपस में झगड़े होते थे फॉर रिसोर्सेज। दोस्तों प्री मॉडर्न में जो ब्राह्मणास थे, उसके अंदर जैसे ब्राह्मणास हो गए, पुराण हो गए, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर हो गए, उसमें हमें जानकारी मिलती है। लेकिन ब्राह्मणास में हमें जनपद और महाजनपदों की जानकारी मिलती है, और यहाँ पे राजा और प्रजा का भी जिक्र मिलता है। मतलब जनपद हो गया एक एरिया या विलेज आप कह लो, और महाजनपद एक बड़ा एरिया जहाँ पर राजा राज करता था और बाकी लोग। इस तरह के महाजनपद 16 थे, और हम वो 16 एक मैप में देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पर थे। ये देखिए यहाँ पर, ये जो अफगानिस्तान वाली साइड में कंबोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, अशका, छेदी, सूरसेन, पंचाल, वत्स, कौशल, काशी, मल्ला, ब्रिज, अंग और मगध। दोस्तों ये सारे के सारे महाजनपद 16 महाजनपद थे। इनमें से 4 महाजनपद वर्चस्व की असली लड़ाई लड़ रहे थे। वो थे अवंती, मगध, वृज्जी और कौशल। और इनकी काफ़ी लड़ाई हुई, और उसके बाद में जो अल्टीमेटली जीता वो था मगध। मगध ने अपना एम्पायर सेट किया, और उसके राजा जिसने सेट किया वो था बिंबिसार। इन्होंने हरण्यक डायनेस्टी को बनाया और अपना एक्सपेंशन शुरू किया। बिंबिसार गौतम बुद्ध के टाइम के हैं। बिंबिसार को अजातशत्रु, जो बिंबिसार का ही पुत्र था, उसने बिंबिसार को कैद कर लिया था और खाना नहीं दिया, और बिंबिसार भूख से तड़प के मरा। अजातशत्रु ने और एक्सपेंशन की। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों के हमकक्ष हैं। अजातशत्रु को उदयन ने बहुत बेरहमी से मारा, और उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन और उसके बाद के 4 राजा, उन सब का जो राजपाट था वो बेहद ही खराब था। लोग बहुत इनसे तंग आ गए थे, क्योंकि इन लोगों ने प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अपनी ही सेल्फ सर्विस ये करते थे। तो प्रजा ने मिलकर के शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। शिशुनाग इनका एक मंत्री था जिसको कि इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, और शिशुनाग ने अपनी एक डायनेस्टी बनाई। शिशुनाग के बाद में एक नंदा डायनेस्टी बनी। जो नंदा डायनेस्टी है दोस्तों, नंद डायनेस्टी एक स्टैब्लिश डायनेस्टी मानी जाती है। ये माना जाता है कि नंदा पहली इंपीरियल बिल्डर्स ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने एक्चुअल में साम्राज्य स्थापित किया। नंदा डायनेस्टी में कुल 9 राजाओं ने राज किया, लेकिन बाद के राजा इनके बहुत खराब थे। और नंदा साम्राज्य इतना जबरदस्त था कि कुछ पुस्तकों में ये जानकारी है कि इनके पास 20,000 घुड़सवार थे, सैनिक, 2 लाख इन्फेंट्री पैदल सैनिक थे, 2,000 रथ सैनिक थे, और 3,000 हाथी थे। ये बहुत बड़ी सेना थी उस जमाने के हिसाब से। दोस्तों इतनी सेना होने के बावजूद इस नंद डायनेस्टी को एक गरीब
जो बहुत अच्छे से चल भी नहीं सकता था, जो देखने में भी सुंदर नहीं था कि अपनी सुंदरता या हैंडसमनेस से किसी को प्रभावित कर सके, और गरीब, उसके पिताजी भी गरीब, शिक्षक, ब्राह्मण ने इस डायनेस्टी का अपने विचार, अपने ज्ञान से इस डायनेस्टी को खत्म कर दिया। उसके पिताजी मगध में नंद राजाओं से बहुत दुखी थे। उस वक्त धनानंद का राज था, आखिरी राजा नंद वंश का। उसका काम शराब पीना, नृत्य देखना और अपने जो चापलूस लोग हैं उनके साथ बैठ करके अपनी तारीफ सुनने के अलावा और कोई काम नहीं था। और उस नंद वंश के और जो राजकुमार थे और जो राजवंश थे, उन्होंने वो क्या करते थे कि प्रजा के बीच में जाके लूट खसोट करते थे, मारते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे उनको उनकी हत्या भी कर देते और हत्या करके टांग देते थे। बहुत जुल्म उन्होंने ढाया था, बहुत लोग उनके खिलाफ थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके पिताजी ने हिम्मत की और उनको जाके समझाने की कोशिश की, तो उनके देशद्रोही का दर्जा दे करके उसका गला काट के बांस के साथ टांग दिया। इस बालक को जब ये 14 साल का था, इसको पता लगा कि मेरे पिताजी का ऐसे ऐसे हत्या कर दी है। ये रात के अंधेरे में गया, पिताजी का सिर उतारा बांस के सहारे और जाके अकेले में इसे संस्कार किया। दोस्तों, जिसकी हत्या हुई उसका नाम था चणक और जो बेटा था उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने गंगा जल हाथ में लिया और सौगंध खाई कि मैं इस धनानंद का मूल नाश, सर्वनाश करके रहूंगा। दोस्तों, उसने अपना नाम चेंज करके विष्णुगुप्त बनाया और उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। बचपन में विष्णुगुप्त या चाणक्य का ये था कि वो बचपन में जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह में दांत थे, कैनाइन जिसको बोलते हैं, और उसकी माताजी को किसी ज्योतिषी ने ये कहा था कि इसके मुंह में दांत है, राजा बन जाएगा और फिर तेरी सेवा नहीं करेगा, तो उसके दांत तोड़ दिए गए थे। उसका रंग डार्क था, उसके चलने में भी कुछ डिफेक्ट था, पैर भी ठीक नहीं थे और देखने में तो वो अच्छा था नहीं। इस वजह से बहुत लोगों ने उसका तिरस्कार किया बचपन से ही। उस तिरस्कार के कारण वो लोगों के बीच में कम और किताबों में ज़्यादा रहा। उसने बहुत अध्ययन किया, बचपन में उसने वेदों का ज्ञान ले लिया, बहुत पढ़ाई की। जब ये हादसा हुआ तो वो उसको एक और थोड़े से समृद्ध व्यक्ति ने संभाला और इनकी विद्वता को देखते हुए इनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेज दिया पढ़ने के लिए। इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। अपने ज्ञान के बल पे वहाँ के विद्यार्थियों का मन मोहा, वहाँ के आचार्यों का मन मोहा, कुलपति का, यहाँ तक कि वहाँ पड़ोस में पुरु राजा थे जो पोरस, उनके साथ भी इनकी पहचान हुई। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया उस वक्त चाणक्य ने भरसक पोरस की मदद की, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसको हरा दिया। उसके बाद चाणक्य वापस वहाँ से मगध चले गए। मगध जाके उन्होंने देखा, अपने जो पिताजी के मित्र थे उनसे बात की, तो पता लगा कि मगध में और भी बुरा हाल हो गया। उनको अपनी कसम तो याद थी, लेकिन वो बहुत परेशान रहे कि मैं क्या करूं, और वो तक्षशिला के आचार्य बन के राजमहल पहुंचे, जहाँ एक्चुअली उसकी महफिल चल रही थी, नाच गाने शराब ये सब चल रहा था। वहाँ उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ और आपको मगध को बचाना चाहिए, बहुत विदेशी ताकतें हमारे ऊपर नज़र लगा के बैठी हैं। उसका रूप स्वरूप देख करके जितने भी वहाँ के जो जो लोग शराब पी रहे थे, जो राजा के दोस्त लोग थे, उन्होंने उसका बहुत उपहास किया, बॉडी शेमिंग की जिसको हम आजकल बोलते हैं। और इस बात से बहुत आहत होकर के विष्णुगुप्त
वापस आ गए चाणक्य। फिर वो अपने पिताजी के मित्र के पास गए जो कि बहुत बुजुर्ग थे। उनसे पूछा कि क्या किया जाए। उसने बताया कि एक लड़का है, बच्चा है, आप उसके साथ थोड़ी सहायता ले सकते हो। उसकी माता का नाम मूरी है और वो मूरी राजनर्तकी होती थी, मतलब धनानंद के दरबार में नाचती थी वो। और उस लड़के का जो पिताजी है वो धनानंद की सेना में था, लेकिन धनानंद के राजवंशों ने उसकी हत्या कर दी। और उस बच्चे की जो पिताजी की हत्या की थी वो बच्चे के जन्म से पहले ही हत्या हो गई। और उसकी माता को भी राज दरबार से बेइज्जत करके निकाला और उसको जंगल में भेज दिया है। वहाँ जंगल में वो भीलों के बीच में रहती है। आप उनसे जाकर के, वो जो भील हैं, जो जंगलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनसे आप बात करके कुछ इसका हल निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे आपको असंतुष्ट लोग वहाँ मिल जाएंगे। फिर वो दोनों गए वहाँ पर। उन्होंने वहाँ उस बालक को देखा। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब 10 साल का था तो उसकी माता की मृत्यु हो गई। चाणक्य ने उसको पाला पोसा, अपनी सारी शिक्षा दी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने विचारों को और सशक्त किया। क्योंकि वो जो नहीं कर सकता था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना हथियार बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को हर तरह से सक्षम किया। वैचारिक शक्ति चाणक्य की, लेकिन बाहुबल, बुद्धिबल में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया कि कैसे चतुराई से हम धनानंद को हरा सकते हैं। फिर उन्होंने जो गांव, वहाँ जंगलवासी थे, वो बहुत आक्रामक थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था स्ट्रैटेजी का और कैसे लड़ना होता है। उन सब को मिलकर के सेना तैयार की, भीलों की सेना तैयार की, और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से धनानंद को हराया और धनानंद को हरा करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। दोस्तों, ये धनानंद का राज्य का एरिया है। इस एरिया में मतलब थोड़ा बहुत डेक्कन प्लेटू का थोड़ा सा एरिया है, बाकी सेंट्रल इंडिया है और गैंजेटिक प्लेन्स है। ये वाला एरिया था जो धनानंद जिस पे राज करता था। और दोस्तों, जब ये चाणक्य हैं, इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, धनानंद को हराया, धनानंद को मारा और चंद्रगुप्त मौर्य को उसका आसन ग्रहण कराया और खुद प्रधानमंत्री बने, महामात्य। दोस्तों, सिर्फ एक विचार की शक्ति थी। ना इनके पास पैसा था, ना इनके पास आर्मी थी, ना इनके पास कोई बल था। सिर्फ इनके पास एक चीज थी, वो बुद्धि की पावर और ज्ञान और स्ट्रेटेजी। और इन्होंने ये देखा कि अगर अपनी जनता, अपनी प्रजा की सेवा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है, उनका विकास करना है, तो हमें जो विदेशी आक्रामक आक्रांता लोग हैं जो हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे प्रजा को लूट के ले जाते हैं, तो हमें एक अखंड भारत का निर्माण करना पड़ेगा। और उस अखंड भारत के निर्माण के बाद ही हमारे देश में प्रजा और हमारे देश का विकास हो सकता है। ये उन्होंने उस वक्त नींव रखी और उस पर काम किया। और आप देखिए, मौर्यों के टाइम पर ये अखंड भारत इतना था। और ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है, खाली इतना ही नहीं था। ये जो ब्लू पोर्शन, ये लाइट ब्लू पोर्शन यहाँ दिख रहा है, और इवन ये जो सारा पोर्शन है, ये सब मौर्यों के एक तरह से सब्सिडरी थे। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को भेंट देते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दोस्तों, एक विचार शक्ति जिसको एक गरीब ब्राह्मण ने इतना अच्छे से फोकस किया, जैसे हम सूर्य की किरणों को फोकस करते हैं और वो किसी भी चीज़ को जलाने में सक्षम रहती है कॉन्वेक्स लेंस से, ये पॉसिबल है किसी भी चीज़ के लिए। हम कुछ भी चीज़ चाहते हो करना तो ये पॉसिबल। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, इतने जेम्स, इतनी स्टोरीज हिस्ट्री में हमारे अवेलेबल है। दोस्तों, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।